हाय एवरीवन, मेरा नाम है फरीन खान और आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज की ये वीडियो किस बारे में है? ये जो आज की वीडियो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर ये कहें कि आप सबको भी, ये तो हर कोई बता देगा कि एमएससी में आपको एडमिशन कैसे लेना है या फिर एमएससी के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है। बट जो मेन स्ट्रगल है वो एक डिग्री, वो जो कि है एमएससी नर्सिंग की डिग्री, उसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको उन चैलेंजेस को टैकल कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहली चीज़ मैं जिसके बारे में बात करूंगी, मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूँ कि हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में डील करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है दैट इज सब्जेक्ट, कि एमएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और किन किन का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट इन दोज 2 years। फर्स्ट ईयर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सेकेंड ईयर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोनों की मिला के आपको क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, नेसेसरी जो है आपके कोर्स कंप्लीशन के लिए। तीसरी चीज़, आपका वर्क डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि आई थिंक लोगों में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स या सब लोगों में ये क्वेश्चन रहता ही है कि हम एमएससी नर्सिंग के लिए हमने अप्लाई करा है एंड वी गॉट एडमिशन, देन व्हाट इज द वर्क दैट वी हैव टू डू। सो वर्क डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है आज के एरा में, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक ऐसा एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी। और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और अटेंडेंस, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 साल की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर देयर आर 2 years बेसिकली। एमएससी नर्सिंग इज अ 2 year कोर्स, इट इज़ अ डिग्री कोर्स और ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी नर्सिंग कॉलेज से आप कर सकते हैं। एम्स भी एमएससी नर्सिंग कोर्स प्रोवाइड करता है। अदर नर्सिंग कॉलेजेस जो स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वो भी एमएससी नर्सिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। रिक्वायरमेंट्स दोनों में अलग अलग होती हैं, क्योंकि जो एम्स है उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 1 ही साल के एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी और स्टेट के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसी के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एडमिशन की बात हो गई। अब जो सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही थी, फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका जो आपने 4 साल बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है वो सब कुछ कंबाइंड होकर आपका एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में आ जाता है। अब एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस जो है इसमें आपका कम्युनिटी भी आएगी, ऑप्शन गाइनी भी आएगी, आप मेड सर्च भी आएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल भी आएगा, आपका सब कुछ आ जाएगा। इसका एक बुक भी अवेलेबल है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर नर्सिंग एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप वो बाय कर सकते हैं अगर आप एमएससी नर्सिंग में अभी हैं या फिर आप एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए। बट इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पहले जो आपने 4 साल पढ़ा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब कुछ कंबाइंड होके आपका क्लब होके आपका फर्स्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट में आ जाता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप इसको जब मैं भी इसे पढ़ने के लिए बैठी थी तो आई वाज लाइक यार व्हाट इज एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिकली जो बीएससी के ग्रेजुएट हम होते हैं, हम स्टूडेंट्स होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि एमएससी में क्या सब्जेक्ट्स होंगे या क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस होंगी, हमें किस तरह इसको पढ़ना है। बट इसको वही लोग अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल पढ़ाई करी है या थोड़ा बहुत उनको आइडिया है, क्योंकि इसमें सब कुछ कंबाइंड होके आपको एक ही जगह पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो आपका होता है रिसर्च। नाउ रिसर्च के बारे में आपको ये बताऊंगी। रिसर्च के लिए आप सुरेश शर्मा सर की जो बुक है वो ही रेफर करिए एंड पॉलिटिन बैग भी आप ले सकते हैं। दूसरा इसमें क्या चीज़ है कि रिसर्च का जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका फर्स्ट ईयर में ही कंडक्ट होता है, बट जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो जो होता है आपका सेकेंड ईयर में कंडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी थीसिस होती है, जो आपकी थीसिस होगी वो प्रिंट होगी फाइनल ईयर में। तो जब फाइनल ईयर में वो प्रिंट हो जाएगी तो जो एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे रिसर्च का, आपकी थीसिस पे बेस्ड होगा वो। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है दैट इज योर नर्सिंग एजुकेशन।
नर्सिंग एजुकेशन हमने कहीं ना कहीं हमारे हमारे बीएससी में भी सब्जेक्ट होता था नर्सिंग एजुकेशन करके, तो एजुकेशन इज काइंड ऑफ सेम, बस थोड़ा सा पार्ट उसमें और ऐड हो जाता है एमएससी नर्सिंग में। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट इजी ही है। देन नेक्स्ट जो लास्ट है आपका, वो है आपका स्पेशलिटी। ऑफ कोर्स ये जो आपका, ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या स्पेशलिटी ले रखी है और वो ही आपको पढ़नी है। फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपको आपकी स्पेशलिटी ही पढ़नी है। इट डिफर, ये आपका सारी स्पेशलिटी सब डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन गायनी के लिए स्पेशलिटी का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शन गायनी पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक्स वाले पीडियाट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, फर्स्ट ईयर में मैंने 4 एग्जाम दिए थे, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड योर स्पेशलिटी। तो ये सब्जेक्ट की बात हो गई फर्स्ट ईयर के। नाउ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में क्या होता है, देयर आर ओनली 2 सब्जेक्ट्स। सो दिस इज वेरी हैप्पी थिंग कि आपको सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं। आज एग्जाम दिया है, नेक्स्ट डे खत्म। बट इसमें क्या होता है कि आपका मेजर फोकस जो होता है मैनेजमेंट पर होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम भी जब हम देते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट और रिसर्च से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और इसीलिए इसी तरह जो एमएससी का कोर्स होता है उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट सेकेंड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, और दूसरा कौन सा होगा आपका स्पेशलिटी। अब स्पेशलिटी आपका होगी कि फर्स्ट ईयर में भी स्पेशलिटी है, सेकेंड ईयर में भी स्पेशलिटी है, तो वेयर इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस कहाँ पर है कि आपका जो फर्स्ट ईयर में जो स्पेशलिटी है उसमें आप ओनली नॉर्मल पार्ट पढ़ोगे, और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका सेकेंड ईयर में होगा स्पेशलिटी का, और उसमें आप एबनॉर्मल पार्ट पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पेशलिटी ऑप्शन गायनी है, तो आई विल बी रीडिंग नॉर्मल लेबर और एवरीथिंग नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इनटू माय फर्स्ट ईयर एंड एबनॉर्मल इनटू माय सेकेंड ईयर। So this is about the subjects which we have to learn, and next is the requirement part. So basically requirements की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ तो जो requirements होती हैं वो आपकी 2 चीज़ पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट आपका क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी केस स्टडीज, केयर प्लान्स, देन आपके परफॉर्मर्स या केसेस जो आप फिल करते हैं। मैं अगर अपने एग्जांपल दूं ऑप्शन गायनी का, तो आई हैव टू फिल 30 केसेस ऑफ एंटीनेटल केसेस, 30 पोस्टनेटल केसेस, देन 30 नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी और पार्टोग्राफ्स, then 30 intranatal cases, then 30 per vaginal examination, episiotomies. So these are some of the clinical requirement parts. Then इसके अलावा clinical requirements में आपका like 2 antenatal case study, 2 postnatal, 2 newborn and 3 of your nursing care plans, ये भी included होते हैं। and as well as आपका एक log book होती है। log book I will show you because in log book it's like you have to complete that portion that is very very important. For example, it is your record, this is your clinical record, so this is my clinical record I have to maintain. So इसमें क्या होता है log book में, those who are AIM student they already know about what is a log book, but here I will show you this is a kind of log book. इस लॉग बुक में देयर आर ऑल द प्रोसीजर्स दैट आई हैव टू डू इन माई क्लिनिकल एरिया एंड आई हैव टू टेक साइन फ्रॉम माई टीचर्स हूसोएवर इज देयर। जो भी मुझे सुपरवाइज कर रही हैं मैम या सर, हूसोएवर इज सुपरवाइजिंग मी, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन माई क्लिनिकल पार्ट, दैट इज लॉग बुक, योर केयर प्लान्स, केस स्टडीज एंड योर अदर रिक्वायरमेंट्स। देन सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो देयर अदर। उसमें क्या होता है कि आपका देर आर 10 सेमिनार्स एंड 10 प्रैक्टिस टीचिंग, क्योंकि एमएससी जो डिग्री है दैट इज बेसिकली फॉर टीचिंग पर्पस। सो यू शुड लर्न हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे, पढ़ाते कैसे हैं ये आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए डिजाइन ऐसे किया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको 10 सेमिनार्स और 10 प्रैक्टिस टीचिंग देनी होती है, और सेकेंड ईयर में भी आपको 10 सेमिनार्स और 10 प्रैक्टिस टीचिंग देनी होती है। तो जो फर्स्ट ईयर में आप 10 सेमिनार्स और 10 प्रैक्टिस टीचिंग दोगे, उसका आपके पास शेड्यूल जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो बनाकर देते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग हमें वो कंटेंट पहले सबमिट करना होता है, देन रीचेक करना होता है, देन सेमिनार प्रिपेयर करना होता है। अब मैं आपको 2 चीज़ों में डिफरेंस बताऊंगी, व्हाट इज अ सेमिनार एंड व्हाट इज अ प्रैक्टिस टीचिंग। तो सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में आप अपने कोलीग को पढ़ाते हैं,
जैसे मेरी कोलीग है ऑप्शन गायनी में, तो सेमिनार मैं उनके साथ दूंगी, मैं उनको बताऊंगी, और जैसे मेरा सेमिनार होगा तो मैं उनको पढ़ाऊंगी और उनका होगा तो वो मुझे पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग में क्या होता है, यू विल बी टीचिंग अ होल ग्रुप ऑफ द क्लास। जैसे कि ऑप्शन गायनी सब्जेक्ट इज इन BSc थर्ड ईयर, तो मेरी जो प्रैक्टिस टीचिंग होती है 10 प्रैक्टिस टीचिंग जो कि प्लान्ड है इन फर्स्ट ईयर, वो मुझे 10 थर्ड ईयर को 10 प्रैक्टिस टीचिंग मुझे उनको पढ़ाना है। सो दिस इज अबाउट सेमिनार एंड प्रैक्टिस टीचिंग। ये आपका डिफरेंट होता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपको कंप्लीट करनी होती है, दीज आर योर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स। आपका फर्स्ट ईयर में अलग होती हैं, सेकेंड ईयर में अलग होती है। सेकेंड ईयर में जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका नॉर्मल आ गया सब कुछ, सेकेंड ईयर में आपका सब कुछ अब नॉर्मल आ जाएगा। तो आपके सेमिनार्स भी आपके अब नॉर्मल सारे टॉपिक्स में होंगे, प्रैक्टिस टीचिंग भी उसी में होंगी, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो कि आपके एंटीनेटल केस पोस्टनेटल केस होते हैं वो भी आपको अब नॉर्मल ही लेने होते हैं। और उसके अलावा आपकी 2 हेल्थ एजुकेशन, 2 ड्रग प्रेजेंटेशंस एवरी ईयर, अ ड्रग बुक एवरी ईयर। तो ये काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल्सो जनरल क्लब प्रेजेंटेशंस और ऑल्सो देयर। फर्स्ट ईयर में 1 जनरल क्लब प्रेजेंटेशन होती है, सेकेंड ईयर में 2 जनरल क्लब प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ होती है। इसके अलावा सिर्फ आपके स्पेशलिटी के ही सेमिनार्स नहीं होते, आपके एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एजुकेशन के भी सेमिनार्स होते हैं। तो 2 सेमिनार्स आप एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के 2 आपको टॉपिक मिलेंगे, और नर्सिंग एजुकेशन के भी 2 ही आपको सेमिनार्स के टॉपिक मिलेंगे। तो ये आपके कुछ रिक्वायरमेंट हो गई, ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी है इन अ सिंगल ईयर। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन, जैसे कि नेक्स्ट ईयर में आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपका मैनेजमेंट के 2 सेमिनार होंगे और स्पेशलिटी के 10 सेमिनार्स एंड 10 प्रैक्टिस टीचिंग एंड अदर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू कंप्लीट। देन नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो अब हम बात करेंगे वर्क डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका क्या रोल है, आप क्या करोगे जब आप क्लिनिकल एरिया में जा रहे हो, या फिर आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगी है तो आपका क्या वर्क डिस्क्रिप्शन है। तो एज आई एम ऑलरेडी अ नर्स, वी ऑल आर रजिस्टर्ड नर्स whosoever is giving MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन द क्लिनिकल एरिया। अब क्लिनिकल एरिया में हमारा डुअल रोल होता है। डुअल रोल में क्या आपको दिखेगा, डुअल रोल में फर्स्ट रोल इज एज अ नर्सिंग ऑफिसर। आप पेशेंट बेड साइड पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करोगे। आपको पेशेंट अभी असाइन हो जाएगा, आपको उस पेशेंट की फुल केयर के लिए आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल केयर ऑफ माई पेशेंट। देन नेक्स्ट जो डुअल रोल की मैं बात कर रही हूँ, दूसरा मेरा काम क्या है एज वेल एज कि जो जैसे आई एम पोस्टेड इन अ लेबर रूम एरिया। नाउ लेबर रूम में आई विल बी assisting for in delivery, or I have a patient, और monitoring of antenatal cases और physical examination history taking, ये सब मैं वहाँ करूँगी। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर की BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स अगर आते वो क्लिनिकल एरियाज में आते हैं, तो उनकी टीचिंग, क्लिनिकल टीचिंग, उनको सुपरवाइज करना भी मेरा ही काम है। मुझे जो सुपरवाइज करेंगे वो मेरे कोऑर्डिनेटर होंगी, बट क्योंकि मैं अब थर्ड उनसे सीनियर हूँ एंड आई एम टीचिंग दो जूनियर्स, तो दैट इज़ वाई मैं उनकी टीचिंग के लिए क्लिनिकल एरिया में रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे उनको टीच भी करना है, मुझे उनको सिखाना भी है, मुझे उनको वहाँ पढ़ाना भी है, और साथ साथ में मुझे पेशेंट हैंडल भी करना है, मुझे डिलीवरी में असिस्ट भी करना है। ये सब काम मुझे उस क्लिनिकल एरिया, उस क्लिनिकल पोस्टिंग में करना होता है। एंड व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन। अब टाइमिंग क्या रहती है, टाइमिंग की मैं बात करूं तो 8 to 1 आपका प्योर क्लिनिकल होता है एनी टाइम। फिर डिपेंड करता है 2 to 5 भी आपका क्लिनिकल होता है, बट इट डिपेंड्स अगर आपका कोई सेमिनार है या प्रैक्टिस टीचिंग प्लान्ड है ऑलरेडी, सो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हैं उसको देखे एंड देन यू कैन कम बैक टू द क्लिनिकल। सो इट इज प्लान्ड, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन आवर कोऑर्डिनेटर हाउ दे आर प्लानिंग। सो उसके अकॉर्डिंग ये सब हमें करना होता है। बट 8 to 1 और 8 to 5 कैन बी अ क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी हो सकती है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपेबिलिटीज। देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बात करूंगी कि कैपेबिलिटीज क्या क्या जरूरी हैं। कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको MSc नर्सिंग करनी है और आप सोचो कि भाई मैं आज ही आ जाऊं, और मतलब लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कहूँ, आपको कुछ चीजें स्किल्स ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप जब लोग MSc नर्सिंग में एंट्री ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ स्ट्रगल देखते हैं ना,
तब उन्हें पता चलता है कि ये सब चीज़ें पहले से ही अगर वो ध्यान रखें तो आज के टाइम पे एमएससी नर्सिंग करते टाइम उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे से यूज़ करनी आनी चाहिए। इट इज़ नॉट, और मैं हमेशा ये चीज़ सबको बोलती हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क। इट इज़ समवेयर अबाउट हार्ड वर्क, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज़ अबाउट स्मार्ट वर्क। तो आपको एमएससी नर्सिंग आप पढ़ते सब है, बट स्मार्ट वर्क सब नहीं कर पाते। आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना है, ज़्यादा टाइम में कम आउटपुट नहीं देना है, आप ये हमेशा याद रखना। तो आप टेक्नोलॉजी को जितने अच्छे से यूज़ करना जानते हो, आप उतना अच्छे से ना एमएससी नर्सिंग कर पाओगे। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी और एमएससी नर्सिंग का क्या लेना देना है, आप ये सोच रहे होंगे। मैं ये बताती हूँ, जो भी आप सेमिनार्स प्रिपेयर करोगे, जो भी आप प्रैक्टिस टीचिंग्स प्रिपेयर करोगे, वो सब कुछ आपका जो कंटेंट होगा वो बुक्स रेफर से होगा या फिर आपका इंटरनेट रेफर से होगा। उसके साथ साथ आप जो भी एक टॉपिक ऑफ सेमिनार प्रिपेयर करते हैं, उसमें आपको मल्टीपल रिसर्च आउटपुट सर्च करके उसमें अटैच करना होता है। दैट इज एक्सटेंसिव लेबरस प्रोसेस। ये एक लेबरस प्रोसेस होता है एक टॉपिक को प्रिपेयर करना, एक कंटेंट प्रिपेयर करना जिसमें आपकी सब चीज़ आ जाए, न्यू अपडेट्स भी आपके आ जाए, मेजर पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग डायग्नोसिस सब कुछ आ जाए। एंड मैं एज अ नर्स मैंने ये देखा है, जैसे कि मैं बीएससी में भी नर्सिंग डिग्री में थी, तो मैं ये देखती थी कि मैं मेडिकल बुक्स तो पढ़ ही रही हूँ, बट एडिशनल मुझे मेहनत करनी पड़ती थी नर्सिंग पार्ट के लिए भी। तो पीडियाट्रिक्स जैसे अगर मैं ओपी घई से पढ़ रही हूँ तो मुझे वॉन्ग्स भी रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नर्सिंग पार्ट भी तो देखना है। तो ये एक्सटेंसिव लेबरिंग प्रोसेस हो जाता है एक सेमिनार को बनाना। एमएससी नर्सिंग में क्यों, आपको मेडिकल का भी डालना है, आपको नर्सिंग का भी डालना है, आपको रिसर्चेस भी सारी डालनी है। तो आपको सबसे पहले यूज करना आना चाहिए टेक्नोलॉजी की, आपको कहाँ रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए। इस सोर्स से आई कैन गेट द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक और मोस्ट रेलेवेंट थिंग। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी यूज कहाँ करोगे, आप लैपटॉप से यूज करोगे, आईपैड से यूज करोगे या फोन से यूज करोगे। आई पर्सनली प्रिफर लैपटॉप। लैपटॉप इज द बेस्ट ऑप्शन। आप एमएससी नर्सिंग करने के लिए बिना लैपटॉप के नहीं आ सकते, आप ये भूल जाइएगा। आप एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे बिना लैपटॉप के। लैपटॉप इज मस्ट इफ यू आर कमिंग फॉर एमएससी नर्सिंग डिग्री, बिकॉज ऑल रिक्वायरमेंट जो आपका, आप जो बेसिकली हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है कोर्स का, वो किस पे डिजाइन करा जाता है, ताकि हम सीखें हाउ टू टीच। और आप पढ़ाओगे कैसे, आप जो पुराने मेथड होते थे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मेथड्स होते थे, ब्लैक बोर्ड मेथड, चॉक बोर्ड मेथड्स, ये आजकल यूज नहीं होते। व्हाट यू आर यूजिंग इज योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। या तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज कर रहे हो या फिर आप कुछ नया अलग डिफरेंट वीडियोज और इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास यू शुड हैव सम, आपके पास नोवेल्टी होनी चाहिए आइडियाज की, आपके आइडियाज डिफरेंट होने चाहिए सबसे। और जितना आप अपने आप को स्किलफुल करोगे इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, उतना सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। ईजी लाइक दिस, ईजी। सो अब ये सारी बात कर दी मैंने कैपेबिलिटीज़ की। कैपेबिलिटीज़ के बाद मैं आपकी बात करूँगी फैसिलिटीज़ की, कि आप सोचोगे कि भाई इतना मैं काम कर रहे हैं और मुझे फैसिलिटी क्या मिल रही है भाई। तो फैसिलिटी के लिए मैं कहूँगी, फैसिलिटी एम्स में देयर इज़ नंबर 1 फैसिलिटी, और बाकी सारे इंस्टीट्यूट में मुझे इतना आइडिया नहीं है फिलहाल, बट एम्स का मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत अच्छी मेडिकल एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मिलती है, रूम फैसिलिटी, एवरीथिंग। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देयर स्टाइपेंड फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी एंड ऑल्सो मेडिकल फैसिलिटी। एवरी फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट, और यू कैन से फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन एम्स। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगी कि जब आप, जैसे कि मैं अगर कहूँ, आई एम परस्यूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, दिस इज अ नर्सिंग डिग्री इन दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिकली। तो आप जैसे बिहेव करते हैं, या जो भी आप जिस तरीके से बात करते हैं, या फिर जो भी आप लोगों से जो भी बात करेंगे, वो आपसे एज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हुए ही बात करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या रहेंगी कि आप को पहले से ही बीएससी का जो आप पढ़ के आए हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आप, ये प्री एज्यूम्ड होता है कि आपको सब कुछ आता है, भले ही आपको सब कुछ नहीं आता हो। तो ये बहुत एक वो हो जाता है कि एज अ पीजी स्टूडेंट कोई भी आपको ऐसा स्टूडेंट टीच नहीं करेगा। आप पीजी को स्टूडेंट कहना ही बंद कर दीजिए, कोई भी आपको पीजी की तरह ट्रीट नहीं करेगा। यू विल बी ट्रीटेड एज अ एडल्ट।
तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप या कि हम ही होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टीच कर रहे हैं, इसीलिए एक अथॉरिटी और एक पर्सनालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट मैं बिलीव करती हूँ कि जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क आप करोगे और जितना ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपकी टीचिंग की जो लाइन है आप इजी करते जाएंगे। क्योंकि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप, जैसे कि हॉस्पिटल में वर्क कैसे करें, हॉस्पिटल में बाकी सारे कोलीग्स के साथ जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कैसे करें, आप अपने मेंटोर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि जो आपके गाइड्स होंगे, रिसर्च गाइड्स होंगे, उनके साथ आप कैसे किस तरीके से अपना काम टाइम टू टाइम करते चलें एंड पंक्चुअलिटी रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ये बहुत ज़रूरी का मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही सब चीज़ें हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, जो लास्ट जो चीज़ है जिसके बारे में बात करूंगी वो है आपका अटेंडेंस। देखिए, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा एमएससी नर्सिंग, इन एमएससी नर्सिंग में ही अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ये डिग्री जो है नर्सिंग की डिग्री, दिस इज़ बेसिकली साइंस एंड एज वेल एज आर्ट। वो दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप साइंस भी पढ़ रहे हो और आप आर्ट भी पढ़ रहे हो। तो आर्ट आप क्रिएट कर रहे हो और साइंस आप पढ़ रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है नर्सिंग। तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव वर्कलोड, एक्सटेंसिव वर्किंग इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया एम्स में रखा जाता है वो 90 to 100% रखा जाता है। मीन्स जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है, तो मिनिमम मेरी जो रिक्वायरमेंट है, आई हैव टू कंप्लीट 90% ऑफ माई अटेंडेंस जस्ट फॉर गिविंग एग्जाम्स। मतलब एग्जाम्स देने के लिए, एलिजिबल होने के लिए मुझे 90% अटेंडेंस की ज़रूरत है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये अटेंडेंस क्राइटेरिया है। एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम सोचते हैं कि भाई एम्स में हम लोग एमए कर तो लेंगे, जैसे कि इफ़ मैं अगर सच बात बोलूँ तो मैंने ये देखा है कि जो अदर कॉलेजेस होते हैं, देयर आर चांस ऑफ प्रॉक्सी भी लगती है और सब कुछ हो जाता है, अटेंडेंस चल जाता है। बट मैं ट्रूथ बताऊंगी आपको, इन एम्स, अगर आप एम्स से एमएससी नर्सिंग करने के लिए आ रहे हैं तो आप ये प्री कंसेप्शन और प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स जो आपके माइंड में हैं, ये आप निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क एंड उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क। तो आपको क्या है, अटेंडेंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। 90% ऑफ अटेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम एलिजिबल फॉर गिविंग एग्जाम्स। 90% अटेंडेंस आपकी ज़रूरी ही है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। उससे नीचे अगर आप होते हो तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे, डिटेन हो जाओगे, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर आपका कोर्स क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। आपने जितने दिन छुट्टी ली है उतना आपका एक्सटेंशन लग जाएगा। तो दिस विल बी अप टू यू। तो आप पहले से ही अटेंडेंस के बारे में सोच के चलिए। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि पूरा 1 ईयर अगर आप फर्स्ट ईयर जा रहे हो तो आपको भाई 90% ऑफ जाना ही है। नो, 90% ऑफ अटेंडेंस के साथ आपका प्रोविजन होता है एमएससी नर्सिंग में 30 लीव्स का। देर आर नो हॉलीडेज, देर आर गैजेटेड हॉलीडेज एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को मिलते हैं, देर इज संडेज भी मिलते हैं। बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कभी भी छुट्टी ले लो और आप बैठ जाओ, एब्सेंट लग गई तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको छुट्टी लेनी है, आपने जो कोऑर्डिनेटर है उनको मैसेज कर दीजिए या उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। एवरीथिंग इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको 30 लीव्स मिलेंगी पूरे साल में। अगर आप वो 30 लीव्स ले लेते हैं, 30 लीव्स मैक्सिमम आपको मिल सकती हैं, वो आप एक साथ भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, बीच बीच में, वो आपके ऊपर होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए एक साल में फर्स्ट ईयर में आपको 30 लीव मिली है, सेकेंड ईयर में फिर आपको 30 लीव मिल जाएंगी। तो अगर फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ 15 लीव्स ही यूटिलाइज करी हैं, तो जो बाकी बची हुई 15 आप सोचो ये पास ऑन हो जाओ सेकेंड ईयर पे, ऐसा नहीं होगा, वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा और सेकेंड ईयर में फिर से आपके पास फ्रेश न्यू 30 लीव्स मिलेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं 30 लीव्स और आप नहीं भी ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम, आप जिस पेस से चल रहा है, जिस पेस से वो आगे बढ़ रहा है, अगर वो ठीक है तो दे कैन गिव यू, ग्रांट यू लीव, और इट डिपेंड्स ऑन देम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लीव्स ऑल्सो। सो आई होप इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको, आई थिंक बहुत ओवरलोड कर दिया है वीडियो में, बट मैं काफ़ी सारी चीज़ें शायद भूल गई हूँ, मे बी नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करूँगी। बट ये कुछ चीज़ें
जब आप MSc नर्सिंग करने के लिए आ जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट अगर आप इस पर अभी से काम करना स्टार्ट करोगे तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और यही पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि आपके लिए जो चीज़ यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगेगी, आप उसके ऊपर तभी से सोचते आइए, अपना माइंड मेकअप करके आइए कि आपको ये काम वहाँ पे आके करना है, तो आपके लिए यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ ईजी हो जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, and I hope you all like my video. So please do like, share, comment and subscribe my channel, and please keep sharing love. Thank you.